एबी न्यूज़ में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हमने जैसे ही बता दिया था कि 31 उम्मीदवार यादव संघ के चुनाव में अपने भागीदारी आजमा रहे हैं, अपने भविष्य को लगाए हुए कि चुनाव जीत के आएंगे। उस हिसाब से पहले आपको बताए थे कि 31 लोग में कुछ इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, कुछ पैनल के साथ लड़ रहे हैं। हमारे रिपोर्ट के हिसाब से जो समय सारणी तय की गई थी उसमें 29 और 30 तारीख तय किया था, जिसमें 4 पैनलिस्ट थे और 4 पैनलिस्ट के साथ एक इंडिविजुअल भी इंडिविजुअल इनकी मान्यता है, इंडिविजुअल भी एक पैनलिस्ट होता है। तो इनका नाम है एडवोकेट किलाचंद जी, समाज के सबसे वरिष्ठ, और इन्हें आप चेहरे से जान सकते हैं, इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सवाल करते हैं, आप इस चुनाव में बड़ा दिनों के बाद, या कहें इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े, तो आपने क्या सोच के इस चुनाव लड़ने का प्लान किया? देखिए भाई, मेरा ऐसा विचार है कि जो विद्यालय का स्थापना की गई यादव संघ के, ऐसा तो नहीं था कि यादव के बच्चों को बाहर एडमिशन नहीं मिलता या कहीं पढ़ नहीं सकते, इसी विद्यालय में पढ़ेंगे। इसलिए बनाया गया था कि जो विद्यालय के साधन सुविधा उपलब्ध होगी वो हमारे समाज के बच्चों को काम आएगी, जो आज तक नहीं हो पाया। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि हमको इसमें उतरना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछ रहे हैं, आप ये संस्था को बड़े करीबी से जानते हैं और इस संस्था में जो भी चीज़ें हो रही थी, एक तो आप एडवोकेट हैं, इसके अलावा आप हर समाज से जुड़े हुए हैं, जो यादव संघ और अन्य राजनीतिक पार्टियों से सबसे जुड़े हुए हैं। आपको एहसास था कि इस विद्यालय में कुछ अनर्थ या अन्य तरीके से स्कूल या संघ चलाया जा रहा है? जानकारी थी इसकी मुझे लोगों से, लेकिन कोई प्रत्यक्ष सबूत मेरे पास नहीं था। मैं वकील आदमी हूँ, दोनों पक्ष को सुने बगैर मैं किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकता। आपके पास कोई समाज का ऐसा आया था? समाज के किसी ने कोई मैसेज नहीं दिया, ऊपर ही खबर थी, लोग बाहर करते तो उन्होंने लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और कोई व्यक्ति प्रमाण के साथ मेरे पास नहीं आया इस तरह। ठीक है, कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं, आप एडवोकेट हैं, आपसे ये पूछना है कि यदि आप जानकारी रखते हैं तो हाँ जानकारी रखते हैं तो हाँ बोलिए, नहीं तो नाम ख़त्म कर देंगे। शेड्यूल 1 में इलेक्शन होने पे जो बायलॉज है यादव जी का, जो अदर पैनलिस्ट लोग ने बताए कि सिलेक्शन और इलेक्शन 2 वर्ड वहाँ पे यूज़ हुआ है। तो एक बार 2011 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ। तो इस चीज़ को सिलेक्शन से काम चल रहा था और इसके बीच में समाज का बहुत सारा पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास गया, क्या ये वापस आ सकता? नहीं, पैसे तो गवर्नमेंट में गए, वापस नहीं आ सकते। और 11 साल तक सिलेक्शन से कमेटी चली, ये बात गलत है, क्योंकि सिलेक्शन का कभी हुआ नहीं। सिलेक्शन भी नहीं हुआ ही नहीं था कभी सिलेक्शन, और इलेक्शन भी नहीं हुआ, दोनों नहीं हुआ था। कैसे पद्धति होती है? पद्धति थी, जैसे अभी आरोप नहीं लगाना चाहता किसी ऊपर, जो प्रेजेंट कमेटी चल रही थी उसके अध्यक्ष आज भी अजय यादव हैं। उनके अध्यक्ष होते हुए दूसरों ने कैसे कब्जा करके रखा था, और अगर उन्होंने कब्जा करके रखा तो साइनिंग अथॉरिटी आपके पास थी, चेक आप साइन करते हो, हस्ताक्षर आप करते हो, सारे जो कुछ भी आप विद्यालय में होता है एडमिशन सब आप करते, तो कैसे हो रहा था? आपका ऐसा कहना है कि आप गुंडागिरी के बल पे लोग अंदर घुस गए, कब्जा कर लिए, तो जो लोग कल गुंडागिरी से घुस गए थे आगे चल के फिर घुस जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं जब आप कब्जा नहीं कर सकते, जा नहीं सकते? तो संवैधानिक ढंग से आपने क्यों नहीं इसका उपयोग किया? क्यों नहीं पुलिस में गए, कोर्ट में क्यों नहीं गए, आप जनता में क्यों नहीं गए, समाज को क्यों नहीं बुलाया, इकट्ठा किया आपने? ऐसा हो रहा है 2-4 आदमी मिल के इतनी बड़ी गुंडागिरी करेंगे, पूरे समाज पर कब्जा कर लेंगे, ये मैं कैसे मान लूँ? तो चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? चुनाव जीतने के बाद देखिए, मेरा सीधा है कि मुझे इसमें नहीं पढ़ना है कि कौन क्या करप्शन किया, क्या घोटाला किया। उसके लिए एक समिति का गठन करना चाहूँगा मैं, जो तय करेगी। उसमें सीए होगा, वो पता लगाए कहाँ से कौन सा चेक गया, कैसे गया, वो खाली मुँहजबानी नहीं चलेगा, ये कमेटी करेगी। बाकी दूसरा मेरा मैनिफेस्टो क्या है बताऊँ आपको साफ चीज़ें। देखिए, जो मैं विचार करता हूँ, जो जानकारी मुझे है कि 3 ताकतें संसार में हैं जो आदमी को मजबूत बनाती है, समाज को। एक धार्मिक शक्ति होती है, एक राजनीतिक शक्ति होती है, और एक संवैधानिक शक्ति होती है। यादव समाज के हाथ से धार्मिक शक्ति निकल गई है, क्योंकि सिर्फ वो नाम का हिंदू है, वो हिंदू है नहीं। हिंदू धर्म में धर्म छोटा होता है, जातियाँ बड़ी होती हैं। जिसकी ताकत बड़ी है, जो बड़ा है, वो उस पर कब्जा करता है। इसलिए हिंदू धर्म में हमारा कुछ जो है, या उससे हम कोई ताकत पा सकें, सम्मान पा सकें, कुछ नहीं पा सकते। वो एक विशेष जाति के अधिकार में चला गया। वो हनुमान भी उनके हैं, राम भी उनके हैं, मंदिर भी उन्हीं का है, अयोध्या भी उन्हीं की है, प्रसाद भी उन्हीं का है, और आशीर्वाद भी उन्हीं का। हमारा उस पर कुछ है नहीं। धार्मिक शक्ति चली गई, राजनीतिक शक्ति भी यादवों से कोसों दूर चली गई है।
दो एक बार मौका आया था सत्ता में आने का, हमने भूल किया, नहीं हो पाए हम, चाहे जो भी कारण रहा। अब एक संवैधानिक शक्ति जो है वो हम शिक्षा की वजह से पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक भी डीएम जो कलेक्टर है यादव नहीं है, 350 तहसीलों में एक भी तहसीलदार यादव नहीं है। ये 25 करोड़ की आबादी का यादव क्या कर रहा है? तो मैं चाहता हूँ इस विद्यालय के माध्यम से कम उस बच्चों को कोचिंग करा करके बीएड से बाहर निकालूँ। पूरा यादव समाज सिर्फ बीएड करना चाहता, आईएएस आईपीएस नहीं कर रहा है। जब तक आईएएस आईपीएस आईआरएस आप नहीं करेंगे तो अधिकार आपको नहीं आएगा, और जब तक संवैधानिक अधिकार आपको नहीं आता है तब तक आप सत्ता में जुट नहीं सकते, उसका लाभ नहीं उठा सकते। दो अधिकार चले गए आपके हाथ से। तो मैं ये चाहता हूँ पहला कि इस विद्यालय में अगर मेरी ताकत काम आती है या कभी मैं चुना गया, पहला काम करूँगा 30% रिजर्वेशन यादव बच्चों को करवाऊँगा कि यादव जो बच्चे हैं उन्हें 30% एडमिशन को मिलना चाहिए। किस बेस पे उसका मापदंड क्या होगा? मापदंड नहीं कुछ भी है, 30% वो मार्क कम रहे या ज़्यादा रहे। 100 सीटें अगर हैं तो 30 रिजर्व रहेगी यादव समाज के लिए। यादव समाज के लिए पूरी सीट का रिजर्व? तो 30% नहीं 70% तो ओपन सब के लिए होगी। अगर विद्यालय में 100 स्थान है एडमिशन का तो 30% जो है यादव समाज के बच्चों के लिए होगा, उनसे बचेगा तब किसी को देंगे, बाकी 70% सबके लिए होगा। पहली बात है, मैं ये चाहता हूँ जब बच्चे 12th के करीब पहुँच जाते हैं तो विद्यालय में कोचिंग चलाई जाए। कोचिंग करके सीईटी जो एग्ज़ाम महाराष्ट्र में होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें आईपीआर होने से क्या मेडिकल में एडमिशन मिल जाता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है, तो बच्चों को आसानी से एडमिशन मिल सके, इसलिए हमको कोचिंग चलानी है। दूसरी 12th के बाद 3 साल लगता है ग्रेजुएशन करने में, और आईएएस आईपीएस 1 साल में तैयारी नहीं हो पाती, उसको 2-3 साल लग जाता है। 12th में सेलेक्ट करके 150 बच्चों को एक ग्रुप बनाऊँगा कि कम से कम उनको मैं तैयारी 3 साल कराऊँ, 4 साल कराऊँ। अगर 100 बच्चों को ट्रेन करता हूँ तो 10 आएंगे, 5 आएंगे, 4 आएंगे, 2 आएंगे, कुछ तो आएंगे, जो आज तक प्रयत्न हुआ नहीं। मेरा दुख क्या है, एक तो तकलीफ ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे ओबीसी सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं देती, ये गलत है। मैं पहला प्रयत्न करूंगा सरकार को मान्यता देना पड़े, क्योंकि जो जौनपुर आजमगढ़ का तहसीलदार हमको देता है सर्टिफिकेट। नहीं, इस बात को आपको रोकना चाहूँगा। 1950 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ का है उनको ओबीसी में नहीं, वो मेरी बात समझे नहीं आप। मैं क्या कहना चाहता हूँ, डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। संवैधानिक अधिकार में जो तहसीलदार जौनपुर का, बनारस का सर्टिफिकेट इशू करता है, यहाँ का तहसीलदार उसे कैंसिल नहीं कर सकता। स्टेटस संविधान का एक ही है। नहीं, ऑल इंडिया के लिए अलग है, ऑल इंडिया के लिए अलग बना है ना। नहीं रुकिए ना, मैं तो स्टेट की बात है। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी, मैं बोल नहीं पाया ना। स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ अधिकार है डोमिसाइल का, उनको ये हक है कल कोई सर्टिफिकेट लेके जौनपुर से यहाँ चला आए और उसका फ़ायदा ना उठा ले, इसलिए डोमिसाइल उसका 15 साल हो, 20 साल हो, सन 50 नहीं सन 40 से रख दो। डोमिसाइल का अधिकार है, लेकिन किसी ओबीसी के सर्टिफिकेट को कैंसिल करने का अधिकार नहीं है। उनको संवैधानिक अधिकार जो उसका है वही इनका बराबर है। हमारे गांव को जो दिया है आप कैंसिल नहीं कर सकते, आप एक जांच कर सकते हैं, कहीं फर्जी ना हो, कहीं झूठा ना हो, कहीं नकली ना हो, लेकिन आप कैंसिल नहीं कर सकते। एक मजिस्ट्रेट जो जौनपुर में सज़ा देता है, यहाँ मजिस्ट्रेट बदल नहीं सकता कि नहीं वो छोड़ दो मैं अलग से सज़ा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो सरकार जो यहाँ की महाराष्ट्र की है, कभी हमको फ़ायदा नहीं मिल पाया, इसलिए कि हमारा कोई आदमी उसमें था ही नहीं जो हमारी मदद कर सकता था। मैं पहले सरकार से मांगूंगा कि आप डोमिसाइल चाहे 40 से कर दो, सन 50 से पहले कर दो, पर सर्टिफिकेट जो मैं लेके आया हूँ जौनपुर बनारस से, उसको अब अवैध घोषित नहीं कर सकते आप। दोबारा जरूरत हमको नहीं, एक ही बहुत हमारे लिए। पहली बात नहीं मानेंगे तो हाई कोर्ट जाऊँगा, संवैधानिक बेंच पे एप्लीकेशन करूँगा, कोर्ट को मूव करूँगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा, कैसे नहीं मानेंगे। तो सारे बच्चों को जो एडमिशन में प्रॉब्लम आती है ओबीसी की, एक बार अगर ये मान्यता मिल जाती भारत सरकार से, फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो गांव से आप लाएंगे उसी को मान्यता होगी। महाराष्ट्र में सरनेम से जाति नहीं मालूम पड़ती है, कोई पवार है तो शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है, मराठा भी हो सकता है, मगर हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ सरनेम से ही जाति होती है। अगर वो पांडे से ब्राह्मण होना ही चाहिए, यादव है तो वही होगा ही होगा, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा लेखपाल सूचना देता है, गांव को प्रधान देता है, तब तहसीलदार सर्टिफिकेट देता है, उसको अवैध सरकार कैसे घोषित कर सकती है। पहली लड़ाई मेरी यही रहेगी कि सबको मान्यता मिल जाए कि ओबीसी के सर्टिफिकेट को सरकार मान्यता दे। ये 2-3 चीज़ें मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा के माध्यम से ताकत चाहता हूँ। 25 करोड़ की आबादी हमारी है पूरी दुनिया के अंदर, जात के आधार पर सारी धरती पर सबसे ज़्यादा यादव है, धर्म में ज़्यादा। 25 करोड़ आबादी रशिया की नहीं है, 25 करोड़ आबादी कनाडा की नहीं है, 25 करोड़ आबादी अमेरिका की नहीं है, लेकिन अकेले 25 करोड़ आबादी भारत में यादवों की है। महिलाओं के पक्ष में मैंने क्यों बोला, मुझे कई लोगों ने कहा कि मैंने ये क्लिप भी जारी किया है कि मैं अकेला क्यों चुनाव लड़ा। सारे पैनल के लोगों से मेरी बात हुई थी कि महिलाओं को भी जगह देना चाहिए, उनका भी हक है।
यादव संघ सिर्फ पुरुषों का ऐसा नहीं है, महिलाओं का भी है। जिसकी आबादी आधी घर में बैठ जाएगी तो कैसे समाज तरक्की कर पाएगा, पहले बताइए मुझे। क्यों नहीं लाना चाहते आप बाहर? गोवर्धन पूजा में भी वो नहीं आती है, जन्माष्टमी में नहीं आती है, कार्यक्रम में नहीं आती, वो कहाँ जाएंगे? कार्यक्रम सब ने मुझे वायदा किया था कि हम लोग करेंगे। आखिरी दिन जब नॉमिनेशन का लास्ट लिस्ट आई तो कोई औरत ही नहीं। हम लाचार हो गए, वरना हम खुद किसी न किसी को लेके आते थे। तो हमने विरोध किया कि मैं कहा मैं खुद उतर रहा हूँ, क्यों नहीं तुम ले आना चाहते हो? ये कारण है। कई लोग कहते नहीं आप अकेले क्यों लड़ रहे हो, ये इसमें कारण ये था। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ आनंद साहब आपको कि 78 महिलाएं लोकसभा में पहुंची हैं, जिसमें 2 यादवों की लड़कियां हैं। एक अन्नपूर्णा देवी हैं झारखंड से, और एक ये यहाँ की मैडम है गुजरात की। मेरा कहना है कि 25 करोड़ की आबादी यादवों की है, 2 महिलाएं पहुंची हैं, जिनकी 5 करोड़ आबादी, उनकी 35 महिलाएं लोकसभा में। तो हम कर क्या रहे हैं? 2.5 करोड़ आबादी सिखों की है इस देश के अंदर, सरदारों की। राष्ट्रपति भी हुए, प्रधानमंत्री भी हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुए, विदेश मंत्री हुए, राज्यपाल हुए। 140 देश में राजदूत दुनिया में बसते हैं। आज तक 77 साल में कोई यादव राजदूत नहीं बन पाया। 30 राज्यपाल भारत के अंदर होते हैं, 28 से 30 लेकर के 77 सालों में किसी 1-2 कभी गिनती से कोई हो गया तो हो गया, वो अब नहीं हो पा रहे। इन चीज़ों के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी कि सिर्फ हम हिसाब करते रहेंगे, डोनेशन इकट्ठा करते रहें विद्यालय का। मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं। देखिए साहब, वही कहें 9 दिन चला 2.5 कोस, इतनी बड़ी आबादी के एक आदमी को मुख्यमंत्री बना करके आपने वंश जग जीत लिया है। ये तो सोचिए ना, उसके आधार पे आपको कितना हिस्सेदारी कितनी आपकी होती है। अब हिस्सेदारी की बात सोचिए ना। चलिए, स्कूल की बात हो रही है, आप ये बता दीजिए कि आपको किसी पैनलिस्ट से, किसी दूसरे पैनलिस्ट से ऑफर आया था कि आप हमारे टीम नहीं, सब ने चाहते थे, सब चाहते थे कि मेरा क्या मानना था, मैं चाहता था कुछ अच्छे व्यक्ति, अच्छे लोग आ जाएं जो इस समाज को चलाएंगे। हर पैनल में 2 आदमी ठीक हैं, 2 गलत हैं, 2 ठीक हैं, 2 गलत हैं। तो एक ठीक को अगर समर्थन करूँगा तो गलत का भी समर्थन हो गया साथ में ना, इसलिए मैं उसमें शामिल हो नहीं सका। अच्छा, किसी पैनल के बारे में आपको कुछ पूछना है, कुछ सवाल है आपके? पैनल के बारे में मुझे कुछ नहीं पूछना है, सभी अपने छोटे भाई बहन हैं, सबसे बड़ी उम्र का मैं ही आदमी हूँ। किसी के बारे में भला बुरा मैं कहना नहीं, ये समाज को तय करना है। अगर वहाँ बदमाशी हुई तो हम भी जिम्मेदार हैं, हमने रोका क्यों नहीं? अन्याय करने से ज़्यादा वो आदमी अपराधी जो उसको रोकना नहीं चाहता है। यादव संघ के दूसरे लोगों के भी सवाल आ रहे हैं और पैनल से भी सवाल आ रहा है। आप इतने वरिष्ठ हैं, आपको इतने नॉलेज है, सब चीज़ है, आपने यादव संघ स्कूल के लिए कोई भी काम नहीं किया? नहीं, स्कूल में मैंने कभी कोई काम नहीं किया। जाता था मुझे निकाल दिए उन्होंने। सभाओं में मैं जाता था तो मुझे मंच पर बैठने नहीं थे, बोलने भी नहीं देते थे, भाषण नहीं देने देते थे। उनको डर सा लगा रहा था क्योंकि मैं सच बोलता था। सब जानते हैं, सभी लोग परेशान रहते थे मुझसे। और मैं बताऊं सिंपल चीज़ आपको, एक बार सभा चल रही थी करीब 10 साल पहले, लालू मुलायम कुछ झगड़ा था, कृपाशंकर, चंद्रकांत त्रिपाठी और नवाब मलिक मंच पे थे। तीनों की एक ही भाषा थी कि यादवों को गांधारी का श्राप है, ये कभी साथ बैठ नहीं सकते, इनमें विरोध रहेगा, लड़ाई रहेगी। जब नवाब मलिक ने कहा तो मैं ज़बरदस्ती नीचे से उतर कर मंच पर चढ़कर माइक छीन लिया था मैंने। लोगों ने कहा मर्यादा का उल्लंघन है, उनका मर्यादा का उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं। ये चंद्रकांत त्रिपाठी को क्या अधिकार बोलने का, क्या जाने गांधारी कौन है, कृपाशंकर कौन होता, नवाब मलिक किससे जान गए गांधारी कौन है। तो झूठी भ्रांतियों को फिर मैंने मंच पर से कहा, हमका भाई कैसे कह सकते हो, झूठी भ्रांतियाँ समाज से दूर कैसे होएंगी। बोलना पड़ा मुझे वहाँ पे खड़े होकर मंच के ऊपर कि किसी महिला को छूना भी अपराध है। रावण सीता को उठा ले गया, ले जा के रख दिया लंका में, और सारा जीवन जब तक वहाँ रही ब्राह्मणों को शराब देती रह गई। लेकिन ब्राह्मण तो ठीक ठाक है, सीता का शराब लगता नहीं। सारे ठाकुर मिलकर, सारे क्षत्रिय मिल करके द्रौपदी को भरी सभा में नंगा कर रहे थे, वो शराब देती रह गई। ठाकुरों को कोई शराब नहीं लगा, सबसे ठीक ठाक बैठे हुए। मीरा को जहर दे करके मार डाला राजस्थान में राजपूतों ने, मेरे तो गिरधर गोपाल कह के मर गई, संसार चली गई। मीरा का शराब राजपूतों को लगता नहीं। ये गांधारी कौन थी? ये सीता से बड़ी थी, द्रौपदी से बड़ी थी, मीरा से बड़ी थी। गांधारी जिसने दुष्टों को जन्म दिया, दुर्योधन दुशासन को, वो देवकी माँ के बच्चों को शराब दे देगी जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया है? कैसे मान लिया आप लोगों ने? तो ये सब जो बेबाक बातें मैं किया करता था, इसी वजह से लोग मुझे मंच पे आने देते नहीं थे और कभी कार्यक्रम में हिस्सा लेने दिया, इसलिए मैं नहीं कर पाया। वकील साहब, आप वरिष्ठ हैं, न केवल शिक्षा में आप अधिवक्ता हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप जीत के आएंगे, जीत के आ गए, अब ये 4 पैनल में से किसी के साथ ही आपको बैठना पड़ेगा। आप चारों को कह रहे हैं कि इन लोगों ने महिलाओं का कोई नहीं दिया उम्मीदवारी, तो
किसके साथ बैठ के जाएंगे, वो क्या आधार होगा? नहीं नहीं, देखिए पैनल चाहे जिसका जीत के आए, अगर मैं उस पैनल में जाता तो 8 रहेंगे, 1 रहूँगा मैं, तो कम से कम गलत चीज़ को रोक तो सकूँगा, डायरेक्शन तो दे सकता हूँ कि मुझे अंधेरी जाना तो मुझे इस तरफ जाना है, उधर नहीं जाना, इधर तो चले जाऊँगा, पुनः चला जाऊँगा। तो जो दिशा विहीन समाज हुआ है, जो लोग उसमें बैठे हुए हैं, किसी के पास समय नहीं है, जाइए तो अपने काम में लगे हुए हैं, समय समाज को समय देना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, कार्यक्रम करना पड़ता है। तो अगर वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो कम से कम सही चीज़ को समझाऊंगा ना, 10 बात में 2 तो मान लेंगे, भले वो गलत होएंगे, लाख ठीक तो हो सकते हैं, ठीक करूंगा उनको, नहीं रोकूंगा उनको गलत काम करने के लिए, नहीं मैं समाज में जाऊंगा, अगर मेरी बात नहीं मानते, कोई गलत काम वहाँ उठा के हो रहा है कमेटी में, तो मैं आपके बीच आऊँगा, पूरे समाज में जाऊँगा, तो भाई ऐसा हो रहा है, मीटिंग कॉल करूँगा 100, 200, 400 लोगों का, तो आप रोकेंगे उनको? ठीक है, आप चुनाव, हमारी उम्मीद है कि आप चुनाव जीत कर आएँ और समाज के लिए, यादव संघ के लिए और योगीराज विद्यालय के लिए अपनी शिक्षा, अपने एजुकेशन पे जो बोला वो सब अच्छे से हो, यही हमारी उम्मीद है आपसे। नहीं, क्या है कि मेरे अंदर एक और बहुत बड़ी तकलीफ ये है, आर्यन साहब बैठे हैं आप लोग, टाइम है तो, सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि यादव जो है जातिवादी नहीं है, व्यक्तिवादी है। ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ है, बड़ा विद्वान, ऐसा नहीं है, उसने अपनी जाति को ऊंचा कर लिया, उससे जो भी पैदा हो, लंगड़ा लूला अंधा कोड़ी सब गुरु कहलाएगा। और आपके समाज में कोई PhD डॉक्टरेट करेगा तो हम गुरु कहने को तैयार नहीं। उन्होंने अपनी जाति को ऊंचा किया। यादव समाज जो है व्यक्तिवादी है, परिवारवादी है, अपने जात के साथ नहीं है। जिस दिन आप जातिवादी हो जाएंगे, एकता ऑटोमेटिक अपने अंदर आ जाएगी। इसे जाति से मोहब्बत नहीं है। मैं एक मुहिम चलाऊँगा, सारी भ्रांतियाँ जो कृषि के खिलाफ है दूर की जाए और आप में मोहब्बत पैदा हो जाए, ये मेरा मकसद रहेगा। चलिए, एडवोकेट किलाचंद चाहते हैं कि समाज एकत्रित रहे और अच्छी एजुकेशन है, समाज के लोग आगे बढ़ें। हम उम्मीद करते हैं कि 7 जनवरी को होने वाला चुनाव में भारी मतों से आप जीत कर आएँ। हमारी यही आपकी तरफ धन्यवाद।